मम्मी पापा से बढ़ के कोई सपोर्ट नहीं मेरे जीवन में। उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनका समाज में नाम रोशन कर पाऊँ, मेरा लक्ष्य है। माँ-पिताजी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्या कुछ कर पाऊँगी या नहीं? उनको प्राउड फ़ील करवाना चाहती हूँ। और भी लिखा है इन्होंने कि मल्टी फंक्शनल एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ। और क्या लिखा है ये अंग्रेज़ी में, अनप्रिविलेज्ड वुमेन, बच्चे ओल्ड एज के लिए और एनिमल शेल्टर भी ओपन करना चाहती हूँ। बट ये सब सेटअप करने के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं है और न ही कैपिटल अमाउंट है। क्या स्टेट पीसीएस के लिए भी ट्राई करूं? यूपीएससी में सफलता के योग है? ये इनके सवाल सोच के देखिए। आज ये एक जातिका की कुंडली है और ये सिंह लग्न की है जो व्यक्ति को प्रशासक बना देता है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में अगर जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति मजबूत बन रही हो तो, या गुरु भी बहुत अच्छे बनते हो अगर इस कुंडली में, मतलब 3 ग्रह इस कुंडली में महत्वपूर्ण होंगे। मेरी तरफ आइए, मेरी तरफ बैठिए, इधर देख करके कि अगर सिंह लग्न की कुंडली होती हो और जन्म कुंडली में ये अगर सूर्य, गुरु और मंगल अगर तीनों की स्थिति अच्छी हो या तीनों परस्पर संबंध बनाते हो तो व्यक्ति के जीवन में आईएएस आईपीएस का योग घटित होगा। साथ ही साथ अगर स्टेट पीसीएस की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको चंद्रमा को भी जोड़ देना चाहिए। ऑप्शन के तौर पे चीजें तब हमें देखने की आवश्यकता होती है जब चंद्रमा कमजोर होता हो, लेकिन अगर ऐसी बात कोई नहीं है जिसमें कोई ऑप्शन की बात और गुंजाइश नहीं है, वो मैं बताऊंगा क्यों। आगे बढ़ते हैं, कहीं नहीं जाना है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम तो पता नहीं है, राधे होगा। 1990 की हैं ये। मार्गशीर्ष माह में होने के कारण व्यक्ति जिद्दी, हठी और गुस्सैल भी होता है। साथ ही साथ दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण आत्मबल कमजोर होता है और कई बार व्यक्ति अपने ही ऊपर संदेह भी अभिव्यक्त करने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी हैं, हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को सबसे पहले खुद के काम को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा अगर हो सके तो आप स्वार्थी बन जाइए कुछ वक्त के लिए। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पे जाने का योग है और धन को एस्टिमेटेड वे में आने का योग भी देख रहा हूं। मतलब धन बिल्कुल संचालित होकर के और किसी सरकारी माध्यम से ही आता है या व्यक्ति अच्छे पद पे जाकर के व्यवस्थित होता है। क्लियर है? आश्लेषा नक्षत्र गुरुवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव राजा की भांति और आरंभ जो होता है वो कई बार कष्टदायी होता है, लेकिन जीवन के अंतिम की दशाएं बड़ी अच्छी बीतती हैं। जीवन का अंत मध्य से ही बड़ा अच्छा बीतने लगता है और व्यक्ति प्रत्येक पल मजबूती को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में बहुत अच्छे होंगे, एक बार में बहुत बुरे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? इंद्र योग और गरकरण ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर सात्विक तत्व की कमजोरी नहीं है, वो राजसिक भी है और व्यक्ति के पास ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, लोभ, लालच और तनाव भी है। साथ ही साथ वो प्रमाद भी है, मतलब व्यक्ति के पास आलस्य भी होगा। अब आपको मैं इनकी कुंडली का दर्शन कराता हूं। आप लोग ये ना सोचा करिए, दरअसल आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कुंडली देखने के लिए सिंह लग्न की कुंडली बनी जो मूलतया पंचम भाव की राशि है और वो लग्न में बनी है। इसका मतलब है कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, संतान, सुख सब कुछ मिलेगा व्यक्ति को, क्योंकि उसकी ही राशि लग्न में बनी है। और सूर्य कोई अरे गहरे नथु खैरे तो होते नहीं है। आपकी कुंडली में वो दशम स्थान में प्रभाव डाल रहे हैं सूर्य। ये तो कुंडली उसी के लिए ही बनी है ना, क्योंकि दिग्बली शुक्र हो गए। शुक्र दिग्बली यानी कि पद और व्यक्ति के पास भौतिकीय लक्षणों का प्रभाव रहे। अब ये अंतिम में चर्चा करेंगे कि वो कितने कितने परिणाम करेंगे। सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र के मतलब व्यक्ति को बुद्धिमान और साथ ही साथ दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का, मैं थोड़ा स्पीड कम करता हूं, तो उस दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के अंदर कभी कभी निगेटिविटी भी आती है। क्लियर है? तो सूर्य यहां से बैठ करके अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम को देखेंगे, जहां मंगल दिग्बली होकर के सूर्य अपने दिग्बल क्षेत्र को और शुक्र दिग्बली होकर के बैठे हैं, तो अगर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं ऐसा वैसा कुछ कर पाऊंगा या बन पाऊंगा, तो उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। आपकी कुंडली में पंचांग बड़ा अच्छा बना था क्योंकि चंद्रमा अच्छे थे। हाँ, एक वहां पे कमजोरी जरूर थी कि व्यक्ति जो है वो दक्षिणायन में जन्मा है, तो दक्षिणायन में पाप ग्रहों के पास अब आपको साहसिक काम करने का बड़ा मन करता है। जो लोगों के लिए कुछ जैसे होता है ना, जैसे दम लगा करके एडवेंचर करना,
जैसे ये सिंह राशि जो होती है वो जंगलों में निवास करने वाली राशि होती है। शेर जंगल में निवास करता है, चतुष्पद राशि है ये। चतुष्पद जो राशियां होती हैं वो बहुत तीव्र सरपट चाल से चलने वाला और जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाले। ये बड़ी एक बात और बताता हूं, समझिएगा। जो सिंह राशि सिरसोदय राशि, काम सब कुछ हो जाए और सरपट हो, मतलब जल्दी से। आप इसको ना जीवन में घटित होकर अघटित करके देखना। एक बात बड़ी अद्भुत है कि लग्न में पंचम भाव में बुध और शनि बैठे हैं लग्न कुंडली में। यहां पे बुध चतुर्थ भाव में, जिसपे चंद्रमा की स्थिति, जो चंद्रमा यहीं के अधिपति है। नवांश कुंडली में दाम्पत्य का सुख और पति का सुख, पति भी नौकरी करने वाला या उसी क्षेत्र में काम करने वाला, नौकरी करने वाला, और सरकारी पद पे, और व्यक्ति में पति पत्नी में बहुत अच्छे संवाद होते हैं, बातचीत बड़ी अच्छी होती है और व्यक्ति प्रेम से सैया का सुख भी भोगता है। क्योंकि यहाँ पे शुक्र मंगल है तो जीवन में कई लोग भी आते हैं और वहां पे उच्च का शुक्र व्यक्ति को खर्चीला भी बना देता है। व्यक्ति समाज के लिए करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो दशम स्थान में बैठे हैं नवम भाव के अधिपति होकर के। धर्म के लिए काम करे या कर्म वैसा जो धर्म से जुड़ा हो। समझ में आ रही है कि बात नहीं? अब एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जब दशम स्थान का अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश से देखा जा रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में धर्म भी होता है और साथ ही साथ कर्म भी होता है। और वो व्यक्ति जो चाहता है वो उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि मित्र की पड़ेगी। और यहाँ पे गौर करिए, किसी पापग्रह का कोई लग्न पे असर नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लग्न के अधिपति के भी ऊपर कोई पापग्रह का प्रभाव नहीं, गुरु उच्च के होकर के देख भी रहे हैं। यानी कि जन्म कुंडली के नवम भाव में जो ग्रह कारक होता है गुरु, वो जो पंचम भाव के अधिपति होते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूजन में तो नहीं है ना? नवम भाव में गुरु कारक होते हैं, मतलब धर्म के कारक होते हैं। वो 12 में बैठे हैं लेकिन उच्च के होकर के बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, और राहु केतु के संपर्क में आने से उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो व्यक्ति जो होता है वो कोर्ट केस, कचहरी, लड़ाई झगड़ा, चुनौतियों का सामना करने वाला होता है। और साथ ही साथ उसकी पहचान बड़े ऊंचे लेवल तक होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं। तो सूर्य अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम को देखेंगे तो व्यक्ति को नौकरी दे ही देते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति को ऑप्शन में स्टेट पीसीएस भी रखना चाहिए या कई अन्य परीक्षाएं जो ग्रुप ए लेवल तक पहुंचने में सहायता करें। आप बी लेवल की, ग्रुप बी तक की परीक्षाएं भी आसानी से दे सकते हैं। जैसे आप महालेखागार, एसएससी, सीजीएल वगैरह की तैयारियां भी कर सकते हैं, उसमें भी आपके चांस बनते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे बुध और शनि बैठे हैं ना, तो कंप्यूटर पे जुड़ करके भी व्यक्ति कई बार काम करता है, या डेटा कलेक्ट करना, कई बार यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, या उससे भी ऊपर हायर रेंज की जो नौकरियां होती हैं वो भी व्यक्ति पा लेता है। एसएससी के माध्यम से जो रेलवे में नौकरियां निकलती हैं उसके लिए भी व्यक्ति को, यूपीएससी के माध्यम से जो रेलवे में नौकरी निकलती है उसके भी योग है। और आपकी कुंडली में योग है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। समाज के लिए काम करने का प्रभाव क्यों बन रहा है बताता हूं। हमारी बात इस बात पे तय होती है हम क्या विचार करते हैं, हमारे अंदर कौन से विचारों की उत्पत्ति हो रही है, किस प्रकार की, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति किसके साथ बन रही है और उसको देख कौन रहा है। लग्न सिंह का बना, सिंह राशि के अधिपति होते हैं सूर्य। अब आपको यह देखना है कि वो बैठे कहां हैं, तो वो बैठे अपने भाव से 4 घर आगे, 1 2 3 4, और यहां से बैठ करके सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां पड़ती है। एकमात्र दृष्टि सूर्य जहां बैठेंगे वहां से 7 घर आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां देख लिया। और मंगल जो होते हैं वो सूर्य के मित्र होते हैं, और शुक्र इस कुंडली में दशम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में वापस शुक्र की भी एक ही दृष्टि होती है जो यहां बैठ करके देख रहे हैं। सोच के देखिए कि ये कुंडली कितनी मध्यम और बहुत मजबूत बनी है कि शुक्र की दृष्टि भी यहीं पड़ी और सूर्य की दृष्टि भी यहीं पड़ी, मंगल भी बलवान, मतलब, और वो दोनों ही जो ग्रह हैं यानी कि दशम भाव के जो अधिपति हैं वो गुरु से दृष्ट हैं, मतलब गुरु उनको देख रहे हैं। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। 5वीं, मतलब गुरु जहां बैठेंगे वहां से 5 घर आगे देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 इनको देखा, तो इसमें गुरु जहां भी देखेंगे वहां यश देंगे, मतलब व्यक्ति के जीवन में यश, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में उसकी राशि बनती है कालपुरुष की कुंडली में। अरे भाई साहब, 1 नंबर की कुंडली जब यहां बनेगी तो 1 यहां लिखेगा, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, तो ये यश का भाव है, तो पहले ही आपको यश मिला हुआ है। और यश के कारक कौन है? तो गुरु। मंगल यहां मित्र की राशि को देख रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि यहां पड़ गई।
मैं था कहाँ कि व्यक्ति के जेहन में ये बात क्यों आती है कि उसे धर्म का काम करना है। आपने मल्टीपल मल्टीफंक्शनल एनजीओ, मुझे तो अंग्रेजी आती भी नहीं है, ये कहा है, यही है ना। तो नवम भाव के अधिपति जो धर्म का भाव होता है, समाज सेवा का होता है, धार्मिक कृत्य का होता है, विश्वविख्यात होने का होता है, धर्म के लिए कुछ काम करने का होता है, यशस्विता का भाव होता है, धुरंधरी का काम होता है, वो दशम स्थान में बैठे। और उस भाव के अधिपति को गुरु ने देखा जो यहाँ के कारक होते हैं। यहाँ के अधिपति सूर्य से देखे जा रहे हैं और लग्नेश को स्वयं धर्म का अधिपति देख रहा है। यानी कि लग्नेश पे अब ये देखिए, लग्न को और लग्नेश को किसने देखा है, ये बड़ी गंभीर बात होती है। आपकी कुंडली में लग्न को कोई भी नहीं देख रहा है, सिर्फ एक ग्रह धर्म के अधिपति और कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह इस कुंडली में जो है वो जन्म कुंडली में मंगल, दशम नवम और चतुर्थ के अधिपति होकर के, सर्वाधिक अच्छे भावों के अधिपति होकर के मंगल लग्नेश के मित्र होते हैं। और जो ग्रह लग्नेश की दृष्टि प्राप्त कर रहा है वो गुरु भी लग्नेश के मित्र होते हैं, सूर्य के। सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा, ये चारों एक दूसरे के अच्छे मित्र कहे जाते हैं। मतलब ये दोनों, अगर ये चारों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हो तो अच्छी बात होगी। अगर चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छी बात हो जाती है, मतलब व्यक्ति यशोवान मिल जाता है, यशोवान होता है, ये बात है। तो ये तो इतनी बात है, आपको होना ही चाहिए और बढ़ना ही चाहिए। और दरअसल मैं तो यहां तक, नेहा जी मेरी एक दर्शक है, नेहा शर्मा, वो कहती हैं कि पंडित जी आप सबको जो भी पूछता है वो ये कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल होगा। अरे भाई साहब, बहन जी ऐसा है कि कुंडली ही ऐसी होती है जो उससे वो करवाती है। आपकी जो दशाएं चल रही हैं वो आपके कर्म के आधार पर आपको एक अच्छी दशा मिल जाती है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो खराब समय, अच्छे समय पे बुरी दशा चल जाएगी, सब उल्टा का पुल्टा होगा। अगर योग बने हैं, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख करके, अगर योग बने हैं तो आपके पूर्व जन्मों के कृत्य के आधार पर बने हैं कि व्यक्ति के जीवन में इस योग का फल मिलेगा, क्योंकि उसने कर्म अच्छे करे थे। तो आपकी कुंडली में योग बना है, योग ऐसे ही नहीं बने, योग बने हैं इसका मतलब है। और योग अगर संपूर्ण फल दे दे तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि पंचम भाव में शनि और बुध बैठे हैं। व्यक्ति कई बार प्रशासन में पहले भी रहा है, वो पहले भी राजसिक पदों को भोग करके आया है। और व्यक्ति बहुत ही मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी भाषाओं का जानकार रखने वाला, जानकारी इकट्ठा करने वाला और खोद खोद करके बातों को पूछने वाला। ऐसा क्यों? बताता हूं। यहां मीन राशि बनी है, अष्टम भाव छुपी हुई चीजों को प्रकट करने का होता है, स्वप्न का होता है, तर्क का होता है, बुद्धिमता के लक्षणिक सुख का होता है। बुद्धि ये, इसका सुख ये। और यहां पे शुक्र की उच्च राशि बनी है जहां से वो त्रिकोण में बैठा है, पांचवें बैठे ना, तो इस वजह से इस भाव का बल शुक्र बढ़ा देंगे। ग्रह अपने उच्च की राशि से अगर केंद्र या त्रिकोण का संबंध बनाए तो उत्तम फल देता है। यानी कि शुक्र का बल यहां का बढ़ा देंगे। शुक्र यहां से भी संबंध बना ले, अष्टम में बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत ही पुरोधा बना देता है। और स्टेट पीसीएस का भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा भी स्वग्रही होकर के उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं। और गुरु आश्लेषा में, चंद्रमा भी आश्लेषा में। आरंभ थोड़ा कष्टप्रद होता है, कई बार व्यक्ति को कोई सहारा नहीं होता है। आपने ये बात बिल्कुल सही लिखी है। चंद्रमा है माता का सुख, वो बाहर है, माता है, उनकी आयु भी है, पर बीमार है, पिता जो है वो जन्म कुंडली में थोड़े कठोर हो सकते हैं, थोड़े संयमी हो सकते हैं, हो सकता है थोड़े अनुशासित हो, पर पिता का भी सुख है, भरपूर है, उसमें कोई समस्या नहीं। आपका कर्म क्षेत्र खाली, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस वजह से आपको पूरा लगाना होगा, आप थोड़ा भी उसमें असमंजस में नहीं जा सकते। गुरु शनि के साथ ये सरकारी नौकरी का प्रबल योग लगाते हैं। चंद्रमा राहु के साथ यहाँ पे व्यक्ति को आत्मविश्वासी और आत्मबल को कमजोर दोनों ही करा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा नीचाभिलाषी और राहु भी नीचाभिलाषी, वृश्चिक में दोनों ही नीच के हो जाते हैं। इस वजह से आपको पराक्रम ही करना होगा, बैठ करके ख्वाब ना देखना बिस्तर पे, आपको बिस्तर से उतर करके ही उद्वेलित करना होगा, खुद को जागृत करिए। आप निसंदेह ये काम कर सकती हैं। निसंदेह जन्म कुंडली में सूर्य का छठे में जाना आत्मबल को, और कई बार, एक बार में ना बने, दो बार में ना बने, तीसरी बार में जरूर व्यक्ति क्लियर कर लेता है। यहाँ पे मंगल और बुध का मित्र की राशि में बैठना, यहाँ बुध नीच के, मंगल मित्र की राशि में, व्यक्ति को प्लानिंग करने वाला बना देते हैं। अब एक बात, इस कुंडली की कमजोरी क्या है वो बताता हूं। व्यक्ति सोचता रहे टेबल पे जाने से पहले, आज ये चैप्टर क्लियर कर दूंगा, आज ये कर दूंगी, आज ये कर दूंगा,
पर जैसे ही टेबल पे जाता है वो सारी चीजें गुल हो जाती हैं और कहीं और उसका डायरेक्शन चला जाता है, उसकी तीर कहीं और जाकर के लग जाती है। ये काम करने से बचना होगा। कर्म में बुध को सहयोगी सिद्ध नहीं होते देख रहा हूं, जो कि सिंह लग्न की कुंडली बनती है। यहां भी लग्न के अधिपति, गौर करिए, दाम्पत्य भी देखिए तो कैसा है व्यक्ति का। यहां मेष का लग्न बना और यहां सूर्य के लग्न बने, लग्न के अधिपति, तो लग्न के अधिपति सूर्य और नौमांस के अधिपति मंगल, ये दोनों मित्र बन गए। यहाँ पे लग्न के दशम के सप्तम के अधिपति शनि, यहाँ सप्तम के अधिपति शुक्र, ये दोनों मित्र बन गए। यहाँ पे लग्न सप्तम के अधिपति शनि जो है वो पंचम भाव में प्रेम विवाह के योग पैदा करते हैं, और यहाँ पे शनि जो है वो नवम भाव में गुरु के साथ। लेकिन जो भी प्रेम विवाह होगा वो माता और पिता के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से ही होगा। ये भी बात दिख रही है। यहाँ पे शनि जो है वो धनु के बैठे, यहाँ भी धनु के बैठे, वर्गोत्तम। इसका मतलब कि व्यक्ति का पति भी पदस्थ अधिकारी होने वाला होता है और पद को प्राप्त करने वाला होता है। जल्दबाजी किए बिना व्यक्ति अगर प्रयास करे तो निसंदेह अभी शुक्र की दशा चल रही है, जो कि आपकी कुंडली के लिए शुक्र में गुरु चल रहे हैं और फिर शनि आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि 2025 तक आपको अभी योग लगा है और इस कुंडली में अभी योग बन रहा है। और एक बात और बता दूं तो दरअसल आपकी कुंडली में बुध भी बड़े अच्छे बैठे हैं, शुक्र भी बड़े अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं है। मंगल षडबल में बलवान है। इन्होंने बात कही है कि मुझे आर्मी भी ज्वाइन करने का मन करता है। वो क्यों? षडबल में जो मंगल है वो यहां से लेकर के यहां तक बलवान है, पूरा दिग्बली है ना। और नक्षत्र कृतिका का है, 8 डिग्री के हैं, तो ठीक है, खराब नहीं है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, वो सूर्य इनको देख लिए तो बल मिल गया मंगल को। इसका मतलब है कि व्यक्ति भाग्यशाली जरूर है। पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, अपने पिता का संपूर्ण सुख भोगे और पिता से जबरदस्त ऊर्जा भी लेता है और लेता भी, लेगा भी। समझ में आ रही है चीजें? ऐसे ही खाली ऐसा है। अब आपकी कुंडली में मैं एक बार आपकी कुंडली का ये चैप्टर देखता हूं कि व्यक्ति के जीवन में वो कितना समाज में विख्यात होगा। तो लग्न के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे, ठीक यहां से 4 घर आगे शनि की राशि बनती है। अगर आप इसको लग्न में देखेंगे तो गौर करिए, यहां से 4 घर आगे मंगल बैठेंगे, जो व्यक्ति को जमीन से दूर ले जाते हैं। और व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में ही जो है वो मंगल बैठ जाएंगे। तो केंद्र में ही मंगल बैठ जाने से कई बार मशक्कत करने के बाद चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन है इतनी बात है कि जरूर ही वो प्रशासक की भूमिका में आ जाता है और व्यक्ति दूसरों के लिए प्लानिंग बनाता है, प्लान करने वाला होता है, कागजी कार्रवाई करने वाला होता है, उसके पास कलम की ताकत होती है, मंगल कलम होता है। आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहूं कि आपके कुछ कर्म अधूरे जरूर थे, इस वजह से उतनी अच्छी ग्रह की दशा नहीं चल रही है। तो अगर आपके पास वक्त होगा तो उसके बाद की भी परीक्षाओं में आप जरूर ही अपना दम लगाइएगा। ऑप्शन के तौर पे आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं, वैसी स्थिति में गुरु चंद्रमा का एक साथ बैठना, राहु का जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में बैठना, सिंह राशि मकर राशि में बैठना, ये मित्र की राशि है। और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। गौर करिए, शनि 6ठे भाव के अधिपति, बुध द्वितीय भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में। तो धन का सुख है, धन के कारक भी उच्च के हैं, यहाँ के अधिपति भी 12वें हैं, तो शिक्षा में बाधा की उपस्थिति भी बनेगी। लेकिन मंगल की मित्र की दृष्टि पूरा करवाएगी, क्योंकि उसके पास साहस है और व्यक्ति का भाग्य प्रबल है। भाग्य में शिक्षा है तो चाहे पंचमेश अगर रूठे भी हो या अगर कमजोर भाव में बैठे भी हो, फिर भी वो व्यवस्थित है, यानी कि वो थोड़े बहुत कमजोर परिणाम यहाँ पे जरूर करेंगे। व्यक्ति को अंक पाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शिक्षा, कई बार ऐसा हो कि आप जिस विषय को चुनते हैं वो आपको विषय को चुनने के समय इस बात को देखना होगा कि आप जिस शिक्षक के पास जा रहे हैं वो आपको अंक कितना देता है या उस विषय में आपको अंक कितना मिला है। कई बार आपको उसमें अंक कम मिल जाता है। इस वजह से विषयों का चुनाव बहुत ही संपूर्ण दिमाग लगा करके ही करना होगा। उसमें किसी भी तरीके से किसी की दखलंदाजी ना करिएगा, खुद के बल पे और अच्छे तरीके से विषयों का चुनाव करिएगा। सूर्य है आपकी कुंडली में, कला का पारखी बनाता है। व्यक्ति को नेत्र से कमजोरी भी कभी कभी देख रहा हूं, नेत्र की कमजोरी हो, गले की कमजोरी हो, कान की कमजोरी हो, दांतों की कमजोरी हो, ऐसा होता है। व्यक्ति का हृदय बड़ा विशाल है, मजबूत है और स्थिर इच्छित मन को रखने वाला है। स्थिरता से जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला है। अग्नि तत्व की राशि है। व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षा और एरोगेंट भी है, वो मजबूत है, उसके पास साहस है, बल है। और व्यक्ति की अवस्था एक ऐसी कि इमोशन इतना कि वो प्रत्येक चीज को कवर करना चाहता है और इस प्रत्येक चीज को कवर करने के चक्कर में उसकी कई बार मूलभूत जो आवश्यकता की चीज है वो पीछे छूट जाती है। मतलब जल का काम क्या होता है? बहना। तो जल बहे तो सामने जो गड्ढा है पहले उसको भरने में वो लग जाता है और ये चीज उसको पीछे कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने मूलभूत उद्देश्य जो बना करके रखे हैं उसको पहले पूरा करना है। गंगा को सागर से पहले मिलना है, गड्ढों को नहीं भरना है।
ये गंगा की प्रवृत्ति है, ये जल तत्व की प्रवृत्ति हो जाती है। आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है, लग्नेश जल तत्व की राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ दिग्बली होकर के, ऐसी स्थिति में जल तत्व की अधिकता है, यानी कि व्यक्ति का नेचर जो है वो बहते रहना, निरंतर वो बहता रहे। मतलब वो अपने जीवन में और मार्ग में आने वाले जो रोड़े हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और निसंदेह उसको आगे नहीं हटना, उसके आगे अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, उसको जितनी जल्दी हो सके खत्म करके आगे बढ़िए, फंसिए मत। हो सकता है आपके आसपास के लोग आप पे तंज भी कसें, हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको डिमोलिश करने का प्रयास करें, नुकसान पहुंचाने का काम करें, कई बार उसका कष्ट झेलना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़े, कई बार परिस्थिति विपरीत बने, कई बार माता की जी की तबीयत खराब हो जाए, पिता को रक्त से संबंधित समस्या बन जाए, आपको भी कई बार दर्द या हड्डी या पेट की समस्या से जूझना पड़े। ये छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल और सूर्य है, अपना थोड़ा थोड़ा प्रभाव वो नेगेटिव भी देते हैं, लेकिन उनका पापक प्रभाव थोड़ा कम है और नुकसान ज्यादा नहीं है। आपकी कुंडली में अगर मैं और भी चीजें देखता हूं तो ग्रह के बल के आधार पर सूर्य और चंद्रमा जिस डिग्री पे बैठे हैं, मुझे लगता है 21 डिग्री और 20 डिग्री कुमार अवस्था के ये दोनों ग्रह हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो विषम सम संख्या में, यहाँ भी सम संख्या में 20 डिग्री के ग्रह कुमार अवस्था के होते हैं। अब वो 50% का अपना पूरा परिणाम देंगे। तो ये बात यहाँ तक थी। तो छोटे छोटे जो समस्याओं का जो बनना होता है, छोटी छोटी वो चीजें भी हो रही है, क्योंकि राहु का संबंध यहाँ देख रहा है, हालांकि उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं तो उद्वेगी भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल को देख रहे हैं तो भाग्य को अवरोध भी डालेंगे। हालांकि वो मित्र की राशि में बैठे हैं और मित्र की राशि को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। राहु का प्रभाव यहाँ भी है, धर्म को शामिल करके रखिएगा, धारण करके रखिएगा, मन को व्यवस्थित ही रखना है, उसको गलत और गंदे जगह पे नहीं लगाना है। राहु की दृष्टि यहाँ भी ठीक, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छे देख रहे हैं, लेकिन गौर करिएगा, आने वाले दिनों में मैं राहु की दृष्टि पे काम करूंगा और बताऊंगा कि कैसे वो काम करते हैं। तो ये बात अच्छी है, इसका मतलब है कि वो कहीं भी खराब दृष्टि से दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ भी अच्छे नहीं है, थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से प्रतियोगिता में थोड़े से कई बार वो लाभ थोड़े कम देते हैं, या ये दुश्मनों से लड़िएगा तो कई बार उनकी नीच की दृष्टि के कारण वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और नवी दृष्टि यहाँ तो व्यक्ति को आयु दे दें, व्यक्ति को ज्ञान पक्ष मजबूत रखने वाला बना देते हैं, रिसर्च माइंडसेट का रिसर्चर बना देते हैं, और व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं के पीछे भागने वाला, त्रिकालज्ञ हो जाता है, वो सब कुछ देखने वाला, स्वप्न के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को पढ़ने वाला हो जाता है। क्लियर है? दृष्टि भी बता दी मैंने, ये बात है, चालाक होना। वृद्ध है मंगल डिग्री में, क्योंकि आपकी कुंडली में 8 डिग्री के हैं, मैंने उनकी चर्चा करी, वक्री हैं, इस वजह से थोड़े से प्रभाव यहाँ का भी रहेगा तो ठीक ही है। यहाँ भी वो भाग्य के अधिपति हैं, भाग्य में बैठेंगे, अगर फल भी करेंगे तो अच्छा है, वो खराब नहीं है। नक्षत्र भी उनका ठीक है, मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को नौकरी में सपोर्ट करेगा, व्यक्ति को नेचर वाइज बड़ा अच्छा बना देता है, और किसी भी जिम्मेदारी को उठाने वाला, साहसिक और अपने कंधों पर जो है वो बोझ लेकर के चलने वाला होता है, समाज का, देश का संरक्षक होता है, बल है, बिल्कुल आगे बढ़िए। गुरु और बुध आपकी कुंडली में जो बने हुए हैं वो डिग्री के आधार पर, बुध जो बैठे हैं वो 11 डिग्री और गुरु जो है वो 19 डिग्री के हैं, कुमार अवस्था के होंगे। ऐसी अवस्था में वो भी 50% का अच्छा परिणाम करेंगे, बल है, बिल्कुल आगे बढ़िए, रोकना नहीं है। शुक्र जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे है वो 29 डिग्री पे है, बालावस्था के होंगे, और वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। अनुभव है, जल्दबाजीपन मत करिएगा कभी भी किसी काम को करने में, खास करके कैरियर को लेकर के और चीजों को इकट्ठा करने के मामले में। जल्दबाजी में आप कई बार बुरी चीजें और गलत चीजें भी उठा करके ला सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा आपका आध्यात्मिक नेचर ज्यादा हो, जिम्मेदारी लेना मतलब जो है वो परिवार का, या जो है वो थोड़ा परिवार का विशेषतया, या अपने ऊपर अपना काम ना करे पर दूसरों का कर दे, ऐसा हो जाता है, तो ऐसा शुक्र बना रहे। शनि जन्म कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं, राहु और केतु, आपकी कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो 29 डिग्री, राहु 5 डिग्री, तो ऐसी अवस्था में वो मृतप्राय हो जाते हैं। मृतप्राय होने के कारण ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली का जो मारक ग्रह होता है इस कुंडली में मारक हो जाते हैं, द्वितीय मारक के रूप में गुरु भी बनते हैं, हालांकि वो फिर भी अच्छे हैं, कारक होंगे लग्नेश के मित्र होने के कारण, और उच्च के बैठे होने के कारण वो यहाँ का बल बढ़ाएंगे, व्यक्ति का धर्म जागृत रहेगा, व्यक्ति का आना जाना, विदेश जाना, विदेश से शिक्षा ग्रहण करना, ससुराल धनवान मिल जाए, धन संपत्ति से युक्त होता है, ऐसी स्थितियां बनती है। ये आपकी कुंडली है। नवांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का यहाँ बैठना, व्यक्ति कई बार जो होता है वो बहुत ही ज्यादा राजनीतिज्ञ और राजनीति के परिवार से जुड़ करके काम करने वाला होता है, पति नौकरी करने वाला और बहुत ही सुदृढ़ मानसिकता का होता है, गर्वीला होता है। बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में साहसिक बना देंगे, और व्यक्ति की कुंडली में अगर गौर करिए तो बुध यहाँ शनि के साथ बैठे हैं, जो होते हैं लाभ के अधिपति।
लाभ के अधिपति और सप्तम के अधिपति व्यक्ति के जीवन में यश दे रहे हैं, और अपने पंचम भाव के अधिपति के साथ, अपने मित्र के साथ बैठ करके व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल का नाम रोशन करने वाला, क्योंकि दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र दशम को देख रहे हैं, और मंगल जो है वो भाग्य के अधिपति होकर के दशम में बैठ करके जन्म कुंडली में बुध को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को कुल का नाम रोशन करने वाला बनाते हैं। अगर जो आप सफल नहीं होंगे, मैं ये बात भी बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन में रखने वाली बात है, आपकी कुंडली आपके साथ है, अगर जो सफल नहीं होंगे तो आपके शुक्र की दशा के कारण होगा। हाँ, इस वजह से अगर हो सके तो जितनी ज्यादा हो सके देवता में देवी दुर्गा की उपासना करिए और बरगद का गूलर का पेड़ लगाइए। इससे पर्यावरण को एक तरफ सुरक्षा भी मिलेगी, और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ आपको प्रत्येक दिन कर लेना चाहिए। देवी कवच, बाकी कुछ नहीं, देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन भी अगर हो सके तो कर लीजिए। सूर्य को अर्घ तो मैंडेटरी है प्रत्येक कुंडली के लिए। जीवन में जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो सनातनी हो या ना हो, हमारे सनातन धर्म के रक्षक होते हैं, और साक्षात नारायण के स्वरूप भगवान सूर्य की उपासना प्रत्येक जन्मा व्यक्ति जो इस धरा पे आया है, चाहे वो हिंदू हो या ना हो, सबको देनी चाहिए, क्योंकि वो वस्तुतः कोई ऐसा नहीं है, वो एक पिंड ही नहीं है, वो साक्षात हमारे जीवन के पोषक है। अलग बात है कि हम उसको कई तरीके से पेश करते हैं या पेश करवाते हैं, ये स्थिति बनती है। बाकी अब कभी कुछ पूछना होगा तो निसंदेह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।